हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी 134 ब्लॉक 4 यूनिट 12 दैट इज़ रोल एंड फंक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो इसमें यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी फंक्शन क्या है, उनकी रोल क्या रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम समझें तो यूनाइटेड नेशन जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, और ये यूनिवर्सल या ग्लोबल लेवल पे हुई थी ताकि जो भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, लाइक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी आज तक क्रिएट हुई है, आईएमएफ की बात करो या किसी भी की भी बात करो, ठीक है, तो इसमें ये सबसे ज़्यादा ग्लोबल इन नेचर, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल इन नेचर है, वो भी थ्रू लेवल पे, एक्चुअल लेवल पे। ठीक है, अब ये 51 नेशंस मिलके इन्हें फाउंड किया था यूएन के अंदर। अभी के टाइम पे आप देखो तो 193 स्टेट्स हैं इनके मेंबर में। ठीक है, जो यूएन की जो यूएन है वो एक ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह या एक मेन एक्टर की तरह अभी भी काम करती है। बहुत सारी गवर्नेंस इश्यूज़ को लेके सॉल्व करती है, बहुत सारी एजेंडा को लेके बात करती है, इवन जो क्लाइमेटिक चेंज को लेके जो भी इश्यूज़ वगैरह होते हैं उससे भी रिलेटेड चीज़ें करती है। जो भी कम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी का अभी के टाइम पे, उसमें एक सेंटर स्टेज की तरह काम करती है। ठीक है, ये है। और बहुत सारे साल इवन आप देखो तो स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी रोल बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रही है, या इवन इन्होंने मेंटेन किया है कहीं ना कहीं पीस एंड सिक्योरिटी की। तभी आज थर्ड वर्ल्ड, मतलब अभी ऐसा लग रहा है वैसे सिचुएशन के थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा जिस तरीके की सिचुएशन चेंज होती जा रही है, बट नॉट दैट। एक हद तक काफ़ी, देखो इतने सालों तक ऐसे नहीं हुई है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में इतना गैप नहीं था जितना अभी के टाइम पे है, राइट। तो वी कैन से कि कहीं ना कहीं ये मेंटेन कर रही है या कूल ऑफ कर रही है टेंशन्स वगैरह को, जो भी सुपर पावर्स के बीच में या मेजर पावर्स वगैरह है उनके बीच में। ठीक है, इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर भी कहीं ना कहीं इन्होंने इस तरीके से काम किया कि वो हॉट वॉर में तब्दील नहीं हुई है काफ़ी हद तक, मतलब वैसे चल रहा था नॉर्मल सा। ठीक है, तो यूएन एक फोरम की तरह है जहाँ पे सारी कंट्रीज़ वगैरह मिलती है, एक साथ डिस्कस करती है, एलाबरेट करती है, या अपने जो भी इंटरनेशनल लॉ है उसको एक्सटेंड करती है। ह्यूमन राइट से रिलेटेड चीज़ें भी मतलब डिस्कस होती है, इंटरनेशनल ट्रेड, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यूजेस ऑफ सीज वगैरह, या फाइट जो होती है टेररिज्म के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ों को लेके एक साथ बात होता है अभी। ठीक है, अगर हम इनके ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल या ऑर्गन्स वगैरह की बात करें तो इसने आज आकर जो चार्टर है उनके, ठीक है, उन्होंने 4 पर्पस वगैरह, मतलब जो यूएन की 4 पर्पसेस फिक्स किए थे, ठीक है, या सेट की थी। सबसे पहला है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि इंटरनेशनली ओवरऑल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना है। दूसरी चीज़ है जो भी नेशंस वगैरह है, ठीक है, उनके प्रिंसिपल को, उन सब को, मतलब सारे नेशन स्टेट को इक्वल राइट मिलनी चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए लोगों के अंदर में। ठीक है, तो उनके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन कैसे कंट्रीब्यूट करना है या क्रिएट करना है, ये है। दूसरी चीज़ कि कोऑपरेट करना है एक दूसरे से, ताकि जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल या ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी भी चीज़ों को लेके उन सब को सॉल्व करे। ठीक है, लास्ट चीज़ें जो है वो है कि एक हार्मनी क्रिएट करना है, जो भी एक्शंस वगैरह होती है नेशन का, जो एक कॉमन एंड्स वगैरह अचीव करने के लिए होती है, तो उसमें एक सेंटर ऑफ हार्मनी की तरह काम करे। ठीक है, तो ये था। अब हम उसकी प्रिंसिपल्स के ऊपर बात कर लेते हो। तो प्रिंसिपल में आप ये देखते हो कि ये सबसे पहले तो इसके जो प्रिंसिपल है वो सॉवरेन इक्वालिटी पे है, कि जो भी मेंबर्स हैं इनके, ठीक है, 193 जितने भी कंट्रीज़ वगैरह हैं इनके, उनको सॉवरेन इक्वालिटी मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ें जो है कि उनका गुड फेट होना चाहिए, मतलब जो चार्टर में जो भी ऑब्लिगेशंस वगैरह उस पर उनकी फेट होनी चाहिए सारे मेम्बर्स को, ठीक है, भरोसा होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उसको पीसफुली हैंडल करना, कैसे सॉल्व करना है और पीसफुल तरीके से, और जस्टिस भी प्रोवाइड करना है वहाँ पे, कि सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, पीस भी मेंटेन कर रहे हैं, जस्टिस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ कि वो जो भी थ्रेट होते हैं, मतलब एक होता है ना यूज़ ऑफ फोर्स जो होता है, उस चीज़ से बचाना है कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट्स को, कि ज़्यादा से ज़्यादा, भले ही हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी के टाइम में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुली काम करे, क्योंकि क्लैशेस होती हैं, बट एक हद तक जो होता है ना, इनकी जो प्रिंसिपल है जिसके फॉर्म या जिसके थ्रू ये बनाई गई थी, तो वही यही था। ठीक है, कि फोर्स वगैरह से भी इनको प्रोटेक्ट करना है सारे नेशन स्टेट्स को। देन ये किसी मतलब आप बोल सकते हो कि जो यूएन
के जो भी मेंबर है लाइक वो इंटरफेयर नहीं कर सकते, जो भी यूएन के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, जो भी मेंबर्स बने कंट्रीज़ वगैरह, वो एक दूसरे के डोमेस्टिक मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते किसी भी स्टेट के, ठीक है, भले ही वो मेंबर है एक दूसरे के, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके 6 मेन ऑर्गन्स के ऊपर कि यूएन के अलग अलग मेंबर्स क्या है। सबसे पहला है इनकी जनरल असेंबली। अब जनरल असेंबली को सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट अप्रॉक्सीमेशन माना जाता है, मतलब जो वर्ल्ड पार्लियामेंट है उसमें सबसे ज़्यादा मेन लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम किया जाता है। अब इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया था ताकि जो भी टाइम ऑनर टेक्निक होती है, मतलब किस तरीके से टाइम के अंदर ही, मतलब लिमिटेड टाइम में ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें एक फ्री और फ्रैंक डिस्कशन के साथ, ठीक है, कि मतलब बात करें, मिलके बात करें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें और देन हम उसको कैसे वो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक ऐसी एजम्पशन से भी क्रिएट हुई थी कि जो वॉर ऑफ वर्ड्स होती है, ठीक है, वो बेटर है बॉम्ब और वेपन से, मतलब हम बातों के थ्रू अगर लड़ रहे हैं तो वो स्टिल बेटर है एज़ कम्पेयर टू अगर हम वॉर वगैरह कर रहे हैं या वेपन्स वगैरह बॉम्बिंग वगैरह करके लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये है जनरल असेंबली, इस चीज़ को हैंडल करती है, ठीक है, मतलब ये डिस्कस करती है और स्कोप निकालती है कि हम किस तरीके से प्रॉपर पीसफुली बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जो चार्टर को एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि आपको इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रखनी है, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी पे मैटर करती है, ठीक है, कि अगर पीस थ्रेटन हो रही है इवन रात के लाइक मिडनाइट के टाइम पे, तब भी उस टाइम पे भी उन्हें सॉल्व करने पे फोकस करना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब जो मेंबर स्टेट है जो एब्लिगेटेड होती है इनके डिसीजन कैरी करने में, उसमें 15 मेंबर्स हैं। अगर उनमें से 5 का आप देखो मेन, तो चाइना, फ्रांस, रशिया, फेडरेशन, यूके और यूएस है, ठीक है। ये एक परमानेंट मेंबर की तरह है जिसको P5 बोला जाता है, ठीक है। और ये ऐसे भी है जिनका न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स रखना भी अलाउड है, वैसे वाली मतलब ये 5 स्टेट्स है, ठीक है। अदर 10 स्टेट जो है उनको 2 ईयर के टर्म में ऐसे चेंज किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है, कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है, ठीक है। जो परमानेंट मेंबर है उसको जैसे कि हम वीटो के नाम से अभी जानते हैं, राइट, मतलब वीटो में जितने भी वो 5 मेंबर्स हैं उनके पास ये राइट होता है कि हाँ, मतलब उनके पास एक आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं ये राइट होता है कि वो इन चीज़ों में इंटरफेयर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह। और इन 5 में से अगर एक कंट्री भी डिनाई करती है किसी चीज़ को तो वो चीज़ें लागू नहीं हो सकती, मतलब 5 को एग्री होना पड़ेगा, मेजॉरिटी वैसे वाला सिस्टम है, ठीक है। तो ओवरऑल ये कि ये सारे मिलकर सिक्योरिटी काउंसिल की काम करते हैं कि किस तरीके से आप सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। अब जो भी एब्सेंट होती है या प्रिवेंशन ऑफ वॉर होती है कि हम प्रिवेंट कर रहे हैं या वॉर वगैरह नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली तो नहीं होती है, राइट, वो ऑटोमेटिकली ये भी इंश्योर करती है कि अगर कोई वॉर नहीं हो रहा है, ठीक है, और अगर वॉर वगैरह के एब्सेंस है वहाँ पे तो वो पीसफुल इंटरनेशनल सिस्टम माना जाता है, ठीक है। अब इस चीज़ को करने के लिए जो भी फ्यूचर में कन्फ्लिक्ट होने वाली है या जो भी थ्रेट वगैरह है जो ब्रीच कर सकती है हमारे पीस को, उनको कैसे रिजॉल्व करना है इस चीज़ पे फोकस करती है। अब वो दोनों लेवल पे होती है, वो दोनों लेवल पे होती है, मतलब वो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रमोट करते हैं और सोशल प्रोग्रेस को भी प्रमोट करते हैं, मतलब इकोनॉमिकली भी प्रोग्रेस की बात करते हैं और सोशली भी प्रोग्रेस की बात करते हैं। क्योंकि अगर ये दोनों सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई तो कहीं ना कहीं एक दूसरे में क्लैशेस कम होंगे, ठीक है। जो भी डायरेक्ट एक्टिविटीज़ होती है स्टेशन में जो इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह को मतलब प्रमोट करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो उसमें हेल्प करती है। ऑब्जर्वेंस जो भी ह्यूमन राइट है उसको कैसे एक्चुअल में, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री में ह्यूमन राइट वायलेट हो रही है तो भी वो फंक्शन कर सकती है उस एरिया में भी, ठीक है। किस तरीके से हम बेनिफिट्स वगैरह जो होती है टेक्नोलॉजी या साइंस की उसको फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं या वर्ल्ड कोऑपरेशन पे फोकस कर सकते हैं, वो इनके अंदर में आती है, ठीक है। मतलब इनका मेन काम है इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस को देखना। नेक्स्ट इज़ द ट्रस्टिस काउंसिल, ठीक है। अब ये काउंसिल जो है उनको इसलिए क्रिएट किया था ताकि जो भी 11 ट्रस्ट टेरिटरीज है, ठीक है, उनको एडमिनिस्टर कर सके और ये इंश्योर कर सके कि वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है और ख़ुद को जो भी है मतलब एडिक्वेट स्टेप्स वगैरह या खुद को प्रिपेयर कर रही है ऑल टाइम के लिए की, ठीक है। और ये जो है इनका मेन है, मतलब लाइक आप बोल सकते हो कि जो भी इंडिपेंडेंस हम 1994 तक ना
जो भी है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेके आ सके और काम कर सके उस पर, ठीक है। मतलब अभी के टाइम पे आप स्पेशली देखो तो उनके काम कम हो चुके हैं क्योंकि वॉर वगैरह भी नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, बट पहले के टाइम पे और ज़्यादा इनके पास ये चीज़ें था, ठीक है। देन अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो इसमें 15 जजेस होती है जो इलेक्ट होती है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल्स के अंदर में, मतलब वो दोनों तय करती है मिलके कि हाँ मतलब कौन इसके अंदर में 15 जजेस होती है। जो भी लीगल इश्यूज़ हो रहे हैं, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह साइन हो रही है या इंटरप्रेट करने, वो इनके अंदर में आते हैं। अगर हम सेक्रेटेरिएट की बात करें तो इसको 6th मेन ऑर्गन की तरह माना जाता है यूएन की। इसके अंदर में जो सिक्योरिटी जनरल होती है या जो अदर स्टाफ होती है, ठीक है, पर्सनल, जो यूएन एडमिनिस्ट्रेशन को रन करती है, डे टू डे एक्टिविटीज़ देखते हैं यूएन के, वो आते हैं इसके अंदर में। अब स्टाफ मेंबर्स जो होती है वो 193 जो मेंबर्स है यूएन के, उसी में से वो निकाले जाते हैं, ठीक है। अब आप इनको सिविल सर्वेंट की तरह देख सकते हो। ये यूएन की सारी ओवरऑल जो चीज़ें होती है ना उसकी अथॉरिटी या इनसाइड आउटसाइड अथॉरिटी को आप देखते हैं। इनसाइड आउटसाइड नहीं बोलूँगी मैं, आउटसाइड अथॉरिटी ज़्यादा बोलूँगी, क्योंकि बाहर से उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना है, किस तरीके से प्रॉपर उसका रेगुलेशन हो रहा है या नहीं, ये सारी ये चीज़ें देखती है, ठीक है। अगर आप देखो तो 41,000 स्टाफ मेंबर है वर्ल्ड वाइड, जो इन सारे जो 193 मेंबर्स है कंट्रीज़ के जो इसके अंदर में आते हैं उन सबसे निकाली जाती है, ठीक है। और इसके जो हेड्स होते हैं सेक्रेटरी जनरल, उनको अपॉइंट किया जाता है जनरल असेंबली में, और ये होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के ऊपर। मतलब जब भी सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करते हैं जनरल असेंबली में, तब उन्हें वहाँ पे सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप डिटेल्स में भी पढ़ सकते हो। हम आ जाते हैं रोल ऑफ द यूएन सिस्टम इन अचीविंग पीस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो इसका मेन अगर आप देखते हो तो जो यूएन होती है वो कई चीज़ों में, मतलब ऐसा भी है कि उसमें आप देखते हो कि लूप होल्स है जिसकी वजह से वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती। जैसे कोल्ड वॉर भी हो गई थी, मतलब कोल्ड वॉर की सिचुएशन को वो सॉल्व नहीं कर पाई थी जो यूएस और फॉर्मर जो यूएसएसआर थे उनके बीच में, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर्स है जहाँ पे इन्होंने एक्चुअल में काम किया है, लाइक चीज़ फायर्स या नेगोशिएशंस के थ्रू उन्होंने पीस वगैरह मेंटेन किया है। जो भी नॉन पॉलिटिकल वर्क होती है रिफ्यूजीज़ वगैरह की, या जो भी प्रोटेक्शन होती है ह्यूमन राइट की, इकोनॉमिक प्लानिंग करना, कैसे प्रॉब्लम से डील करनी है, वर्ल्ड हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को लेके, पॉपुलेशन, फैमिन, ये सारी चीज़ों को लेके उसके अंदर में आती है। मतलब ओवरऑल इनका रोल जो है वो है कलेक्टिव सिक्योरिटी का, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने का, ठीक है। अब लेकिन ये इसमें ये प्रॉब्लम भी है एक कि जो भी वीटो पावर है, अब ऐसा होता है कि जो भी एग्रेसर होता है कि अगर किसी कंट्री ने किसी के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, तो यूएन एक्शन ले सकती है उसके मतलब उसके खिलाफ, ठीक है, उस कंट्री के खिलाफ कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, जबकि ये चीज़ें मतलब रूल्स के अंदर में नहीं आती है, ठीक है। लेकिन जो वीटो है, जो वीटो मतलब जो भी 5 पावर है जिसके मतलब वोट से ये होती है, अगर उसमें कोई भी नेगेटिव वोट कर देता है कि फॉर सपोज 4 तो इस सपोर्ट में कि हाँ उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन एक अगर नेगेटिव वो वोट देता है कि नहीं हम ये इनको नहीं मिलनी चाहिए, इन्होंने सही किया, इन्होंने अपने प्रोटेक्शन में किया, जो भी रीज़न देती है, ठीक है, अगर नेगेटिव वोट होता है तो वहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, ठीक है। जो वीटो होगा वो किल कर देगा कंसेप्ट को जो भी कलेक्टिव सिक्योरिटी का है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम करती है टाइम ड्यूरिंग, अगर आप देखो तो उस टाइम पे भी वीटो का पावर यूज़ हुआ था जब कोल्ड वॉर की सिचुएशन बनी थी, ठीक है। तो इसलिए कुछ एक्शंस वगैरह को मतलब सिक्योर करने के लिए जो जनरल असेंबलीज होती है उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है कि किस तरीके से हम पीस को यूनाइट कर सकते हैं, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती है इसके अंदर में, ठीक है। आप अगर देखो कि यूएन कितना सक्सेसफुल है पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के, तो वो मिक्स सक्सेस आपको दिखेगा। मतलब किसी किसी टाइम पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट किसी टाइम पे वो फेल हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं आप बोल सकते हो कि एक चीज़ों में ये बहुत अच्छी है, ऐसा भी नहीं बोल सकते ये बहुत बुरी है। किसी किसी टाइम पे अच्छी है, किसी टाइम पे बुरी है, आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। अब बेस्ट वे जो आप यूएन की जो वेरिएशन है कि किस टाइम पे अच्छी है किस टाइम पे बुरी है, वैसी वाली सिचुएशन देखो तो आप ये सारी जो भी वॉर वगैरह है ना ये आप कर सकते हो, ठीक है। जो पैलेस्टीन का युद्ध है 1947 से अभी प्रेजेंट टाइम पे भी चल रहा है, कोरियन वॉर आप देख सकते हो 1915 से 53 में, स्यूज़ क्राइसिस देख सकते हो जो 1956 में हुई थी, ईरान इराक वॉर देख सकते हो 1980 से 80 या 1991 में जो गल्फ वॉर हुआ था, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। ये सारे वॉर है जिसका
एग्ज़ाम से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इससे आपको बस ये आइडिया लगेगा कि यूएन किस टाइम पे कितना सक्सेसफुली काम कर रही थी या क्या कर रही थी उस टाइम पे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि पढ़ लो, नॉलेज मिल जाएगी, या इससे 1-2 पॉइंट ये भी निकल जाएंगे कि अगर बाकी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हो कि यूएन ने इस टाइम पे नेगेटिव रोल प्ले कर दिया था, ऐसे आप ऐड कर सकते हो, आपके आंसर्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत टाइम जाएगा, तो लेट्स जस्ट स्किप ऑन टू यूएन क्यों इतनी सक्सेसफुल नहीं है पीस मेंटेन करने के लिए। उसके 5 रीज़न है, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। लैक ऑफ परमानेंट यूएन आर्मी, कि यूएन के पास एक परमानेंट आर्मी नहीं है कि हाँ अगर कोई भी एग्रेशन किसी भी स्टेट के ऊपर करती है तो वो अपनी आर्मी वहाँ पे भेज के उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कोई भी परमानेंट आर्मी नहीं है, ऐसे ही कोई भी किसी का सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो अनएनिमिटी होती है, मतलब जो 5 स्टेट है, जो P5 है हमारी, ठीक है, उनके बीच में बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है, कोई कभी किसी का सपोर्ट करता है, कोई कभी किसी का सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है कि वो एक साथ पूरा प्रॉपरली काम कर रही है, ठीक है, वो तालमेल नहीं है प्रॉपर। इवन वीटो पावर जो है वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव रोल कई बार प्ले कर देती है अगर एक स्टेट मना कर देता है तो। और जो फंड वगैरह उसकी भी काफ़ी शॉर्टेज वगैरह होती है यूएन को, ठीक है, कि वो फंड से भी हेल्प नहीं कर पाती है। तीसरा जो नॉन कोऑपरेशन है उनके मेंबर स्टेट्स के थ्रू, ये भी बहुत ज़्यादा है कि जो भी मेंबर स्टेट है वो एक दूसरे से उतना एक लेवल पे कम्युनिकेट या कोऑपरेट नहीं करते कि वो रिजॉल्व कर सके चीज़ों को, ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की। अब क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े या बहुत सारी कंट्रीज़ नेशंस वगैरह जुड़े होते हैं यूनाइटेड नेशंस से, जो भी इश्यूज़ वगैरह होते हैं पीस या सिक्योरिटी को लेके या जो भी एडवांसमेंट को लेके किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, सोशल प्रोग्रेस या डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो इसके अंदर में कवर होती है। और बिग मिलियन ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड इस चीज़ से मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट भी होती है जो डेवलपमेंट एफर्ट्स होते हैं कई बार, ठीक है, कि अगर कोई काम कर रहा है डेवलपमेंट के ऊपर तो वही इस चीज़ पे काम करेगा कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होनी चाहिए। अब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए यही हो जाएगा ना कि वो टेक्नोलॉजीज़ को मतलब फ्री फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में, ये अलाउ करते हैं। लेकिन गरीब कंट्रीज़ तो फिर भी सफ़र कर रहे हैं, उनके पास तो फंड ही नहीं है कि वो खरीद सकें, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स अफेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं। मतलब हमारा बेशक ये है मेन पॉइंट कि हम इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट पे काम करें, बट कई बार जो ये डायरेक्शन ये अफेक्ट कर देती है यूएन के वर्किंग चीज़ों को, ठीक है, कि वो काम नहीं कर पाती है प्रॉपर, या वो एक्चुअल चीज़ों पे काम नहीं कर पा रही है कि किस तरीके से डेवलपमेंट एफर्ट्स को लाए ताकि वो ग्लोबली एक सपोर्टिव रोल प्ले करे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वगैरह इसमें बताई गई है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आती है, या जो भी डिक्लेरेशन वगैरह होती है जो वाइड गोल्स को दिखाती है वो चीज़ें भी प्रॉपर रोड मैप नहीं निकाल पाती है, मतलब वो निकालती तो है बट एक्चुअल में काम कुछ प्रॉपर नहीं कर रहा होता है, ठीक है। आप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हो या फिर मिलेनियम समिट की बात कर रहे हो, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करो जिसका मेन है, इवन अभी के टाइम पे भी आप देखो तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है हमारे कि 2030 तक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अडॉप्ट कर लेंगे, वो चीज़ें भी अब कितनी सक्सेसफुल होगी वो तो 2030 तक पता चलेगा। मतलब वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो काम नहीं कर पा रहे, वो चीज़ें नहीं उभर के आ पा रही है। इतना आसान नहीं होता कि इतने बड़े वर्ल्ड में जहाँ पे इतनी सारी कंट्रीज़ है, हर किसी का वॉकिंग स्टाइल अलग है, हर किसी का वैल्यू अलग है, हर कोई एक दूसरे में क्लैशेस वगैरह करता है, कोऑपरेट भी नहीं करता, वहाँ पर ये चीज़ों को इतना इम्प्लीमेंट कर पाना कि वो सारी चीज़ इम्प्लीमेंट कर पा रही है, इक्वालिटी, डिजीज़ वगैरह से एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होता एक लेवल पे, ठीक है। तो इसलिए भी वो फेल हो जाती है बेचारा, मेरे को तो इसके लिए तरस आ रही है एक्चुअल में यार। खैर हम आ जाते हैं अचीवमेंट और फेलियर्स ऑफ यूएन, उसके अचीवमेंट भी देख लेते हैं, उसके फेलियर्स भी देख लेते हैं। अचीवमेंट में आते हैं, सबसे पहला पॉइंट है उनकी सबसे बड़ी जो है ना वो है डीकॉलोनाइजेशन। उन्होंने कॉलोनाइजेशन ख़त्म किया, उन्होंने इंस्पिरेशन दिया बहुत सारे अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ को कि वो कॉलोनियल रूल से खुद को हटाए, इंडिपेंडेंस अचीव करे, सेल्फ डिटर्मिनेशन करे। अब यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा फंक्शन किया था जब यूएन फाउंड हुई थी 1945 में, तब जो 80 आप बोल सकते हो जो प्रेजेंट यूएन के मेंबर्स हैं, उन जो भी कॉलोनीज़ वगैरह है उसमें से 80 लगभग
थे, ठीक है, जिसमें से बहुत सारे लोगों को हेल्प किया। 750 मिलियन लोगों ने अचीव किया इंडिपेंडेंस को, ठीक है, डेवलपमेंट वगैरह। तो यहाँ पे ये पास हो गई थी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इनका रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज़ है वो है जो भी इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट होती है ना पीस मेकिंग को लेके, कई सारी चीज़ों को लेके, जैसे कि जो पीस सेटलमेंट हुई थी 172 पीस सेटलमेंट फील्ड मिशन को लेके, वो उन्होंने जो रीजनल कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व किया था। राइट नाउ भी आप देखो तो जो पीस कीपर्स है 20 जो हॉटस्पॉट्स कंट्री अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, उनमें लाइव कैसे मतलब उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे वॉर वगैरह को हटाना है, इसमें भी थोड़ी बहुत सक्सेसफुल हो गई है। तीसरी चीज़ जो एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट भी माना जाता है वो है कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी उनके ह्यूमन राइट लॉ का। मतलब उन्होंने ह्यूमन राइट को बहुत ही प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। यूनिवर्सली आप देखो तो ह्यूमन राइट सबको मिलती है। कोई ह्यूमन राइट को अगर वायलेट करता है, चाहे वो रीजनल लेवल पे कर रहा है, ग्लोबल लेवल पे कर रहा है, हर किसी को अच्छा खासा पनिश किया जाता है। वो इस मामले में भी अपनी अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, वो प्रमोट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है इस राइट को, ठीक है। नेक्स्ट इज जो भी इंटरनेशनल लॉ है जो क्रिएट करती है, मतलब जो यूएन के थ्रू क्रिएट किया गया, इवन लास्ट 7 डिकेड्स की आप बात करें तो उसमें ह्यूमन काइंड को भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, या उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किया है कि हम किस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है, लॉ वगैरह नेशंस में, या किस तरीके से जो भी इंटरनेशनल लॉ है उसको बेटर बना सकते हैं हर किसी के प्रोटेक्शन के लिए। आप ये भी देखो तो जो यूएन है वो फूड एंड असिस्टेंस में भी काफ़ी लोगों का हेल्प करती है। अब तो 80 मिलियन लोग हैं इन 80 कंट्री, ठीक है, जिनको वैक्सीन्स प्रोवाइड हुई थी, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस वगैरह को सबको मिली थी, लाइफ वगैरह काफ़ी को प्रोटेक्ट किया था वॉर के टाइम में, या फैमिन वगैरह जो भी प्रोसिक्यूशंस वगैरह होती है, या ऐसे सिचुएशन होती है, पॉवर्टी की सिचुएशन हो, या किस तरीके से हम लाइफ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मैटरनल हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, वो बहुत सारे लोगों को जो प्रेगनेंसी रिस्क है उससे भी बचाती है कहीं ना कहीं एक लेवल पे, ठीक है। हमें बस दिखती ही नहीं है। देन आ जाता है इट वर्क्स, एक 195 नेशंस की ग्लोबल जो टेम्परेचर है जो राइज हुई है 2 डिग्री सेल्सियस से, वो चीज़ों में काम की है उन्होंने, मतलब जो टेम्परेचर राइज पे उस पे काम किया है उन्होंने। पीस मेकर्स बहुत सारे 14 ऑपरेशंस वगैरह किए पूरे वर्ल्ड में ताकि वो पीस मेंटेन कर सके। ग्लोबल वाटर क्राइसिस जो है जिसे काफ़ी लोग अफेक्ट कर रहे थे उससे टैकल किया उन्होंने ये भी कोऑर्डिनेट किया कि जो भी ह्यूमैनिटेरियन नीड्स होती है लोगों के उसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया। 24.7 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। इन्होंने डिप्लोमेसी वगैरह का यूज़ किया ताकि वो कन्फ्लिक्ट वगैरह को, मतलब जो भी कन्फ्लिक्ट वगैरह अराइज होती है उसको सॉल्व कर सके। उन्होंने इवन जो 12 नोबेल पीस प्राइज़ है उन्होंने भी अवार्ड किया, ठीक है, ताकि चीज़ों को मेंटेन कर सके प्रॉपर। यूएन ने 8 मिलीनियल डेवलपमेंट जो गोल्स है, ठीक है, जिसको फॉलो कर रहे हैं आप 17 जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी है वो भी ऐड किया। उस चीज़ को भी, मतलब उस चीज़ पे भी अभी काम कर रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे भी। कितना इफेक्टिव होगा वो तब पता चलेगा जब तक का गोल है, लेकिन वो काम कर रही है, ठीक है। सिमिलर लाइन्स पे जो यूएन कोर्ट ऑफ जस्टिस है उन्होंने बहुत सारे मेजर इंटरनेशनल डिस्प्यूट वगैरह भी सॉल्व की है लिमिटेड चीज़ों के साथ या इफेक्टिवनेस के साथ। क्रिटिकल टाइम्स में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया, ठीक है। हम शॉर्ट कमिंग्स की फटाफट बात कर ले यार, इतनी सारी क्यों है इसके अंदर में, वाई। अब इनके फेलियर में सबसे पहला पॉइंट है जो एनपीटी हुआ था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि 190 नेशन ने साइन की थी कि न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह सिर्फ 5 सुपर पावर्स की बात होगी और किसी के पास नहीं होगी। लेकिन लोगों ने नहीं माना, काफ़ी लोग, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया, इन सारे लोगों ने डेवलप किया न्यूक्लियर वेपन्स को, तो वो फेल हो गई यहाँ पे, ठीक है। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होती है जो 2002 में एस्टेब्लिश हुई थी वो भी काफ़ी सारे क्रिमिनल्स वगैरह से वो नहीं कर पाते, ठीक है। काफ़ी सारे जो भी अफ्रीकन्स के लीडर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि मतलब नहीं, वो अबाइड नहीं कर पा रही है इस चीज़ से, मतलब आप बोल सकते हो नॉर्मली कि प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है। इवन जो सिक्योरिटी जनरल फॉर्म है जो 1953 से 1961 तक थी उसमें भी यूएन ने कुछ अच्छा मैनकाइंड या ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए कुछ इतना किया नहीं है, तो वो अवॉइड नहीं कर पा रही थी कई सारे वायलेंट कन्फ्लिक्ट्स या वॉर वगैरह प्रिवेंट नहीं कर पा रही थी, ठीक है। यहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट मिली। वांडा में अगर आप देखो तो ओवर 8 लाख्स, ठीक है, 8 लाख जो मशाकर, मतलब लोग मर गए 100 दिनों में, वो वहाँ पे भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, सेफ जोन मेंटेन नहीं कर पाए इनके बीच में। इवन रीसेंट बॉडी काउंट आप अगर देखो, इन एडिशन टू 1 मिलियन डेथ जो थी इराक में, 1 मिलियन डेथ हुई है, ठीक है, इसको भी बचा नहीं पाई कहीं ना कहीं, बहुत सारे जगहों पे और भी हुई थी, ठीक है। तो ये भी बचाने पे 80,000 पाकिस्तान में हुए थे और 2,20,000
कितना बोलूँ यार, 2,20,000 आप बोल सकते हो अफ़गानिस्तान में। और इसराइल ने जब अटैक किया था बहुत सारी घरों पे, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, तो इस टाइम पे भी जो भी गाज़ा किलिंग हुआ था 2000, मतलब आप बोल सकते हो 2200 पैलेस्टियंस को, ठीक है। तो उस टाइम पे भी कोई एक्शन प्रॉपर ले नहीं पा रहे थे कि वो वहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाए, या जो भी मिलिट्री ऑफेंसिव हो रहे थे गाज़ा में, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी। जो भी वॉर क्राइम्स थी, ठीक है, पॉसिबल, उसको नहीं, मतलब वो फेल हो गई कहीं ना कहीं वहाँ पे। और इसमें भी कहीं ना कहीं रीज़न वीटो था यहाँ पे, ठीक है, जो इज़राइल के ख़िलाफ़ था। देन अरब स्प्रिंग जो है मिडिल ईस्ट में, उसने बहुत सारी डेट वगैरह कोस हुई, उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम हुई, काफ़ी लोग मर गए, काफ़ी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है, मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए, तो वो यहाँ पे भी फंक्शन नहीं कर पाई ड्यूरिंग लास्ट। अगर आप 75 ईयर्स की बात करते हो तो जियो पॉलिटिक्स भी ड्रास्टिकली चेंज हुई है ताकि ग्लोबल नीड्स वगैरह को फुलफ़िल कर सके, ठीक है। तो जियो पॉलिटिक्स में चेंजेस है, यहाँ पर वो फंक्शन नहीं कर पाए, रिफॉर्म नहीं कर पाए। जो मेंबर स्टेट है सिक्योरिटी काउंसिल के, वो भी एरोगेंट होने लगे कहीं ना कहीं, या अनडेमोक्रेटिक होने लगे, अपनी वीटो पावर को मतलब चेंज करने लगे, या फिर उसका गलत यूज़ करने लगे, वो वहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाई, ठीक है। तो बहुत सारी लूप होल्स भी है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी है, तो जस्ट फोकस ऑन द गुड पार्ट, क्योंकि बैड पार्ट फोकस करके क्या उखाड़ लोगे किसी का। हम आ जाते हैं रिफॉर्मिंग और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द यूएन सिस्टम। इसमें नॉर्मली ये है कि जो यूएन की लूप होल्स है उसको देखते हुए बहुत सारी उसमें चेंजेस या रिफॉर्म करने की बात आई, ठीक है। और ये रिफॉर्म करने का मेन यही था कि इसको और ज़्यादा एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, इसको और ज़्यादा डेमोक्रेटिक कैसे बना सकते हैं, वर्ल्ड वाइड को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम 21st सेंचुरी की ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को देखें तो वो नए चैलेंजेस लेके आती है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए चाहिए कि हम यूएन में काफ़ी चीज़ें चेंज करें, ठीक है। तो बहुत सारे चेंज हुए इसमें, ठीक है। इसमें बहुत सारी चैलेंज आप बोल सकते हो। जो एक सजेशन थी सिक्योरिटी काउंसिल का, वो ये था कि जो भी 15 से लेके 23 या 25 तक, जिसमें से 5 एडिशनल परमानेंट मेंबर्स भी होंगे, उनको इंक्लूड करना है। लाइक जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है लाइक जापान एंड जर्मनी, या 3 लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज़ इंडिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया का आप देखो, बहुत सारी साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ये सारे लोगों को एक परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए काउंसिल्स में। ये इसकी भी बात हुई है, ठीक है। 25 ईयर्स में पूरा बहुत सारी डिबेट्स वगैरह सिक्योरिटी काउंसिल्स को लेके, स्पेशली जो P5 नेशंस थे उनको मतलब किस तरीके से प्रॉपरली मतलब हैंडल करना है, किस तरीके से इफ़ेक्टिवनेस लाना है वहाँ पे, उस चीज़ पे काम किया इन्होंने। और यूएन जो सिक्योरिटी है उसको रिफॉर्म की गई थी मेनली डेमोक्रेटिक बनाने के लिए। अब डेमोक्रेटिक बनाने के लिए आप ये बोल सकते, तो ये बताया गया है कि नॉर्मली अभी के टाइम पे लाइक एट द मोमेंट आप देखते हो तो 5 कंट्रीज़ थी मेन, जो P5 कंट्रीज़ थे जो डिसाइड करती थी इंपॉर्टेंट मैटर्स। तो इसमें ये चीज़ें भी रखी गई, नए मतलब जो चेंजेस की गई इसमें, कि और भी कंट्रीज़ होनी चाहिए अक्रॉस द ग्लोब, अलग अलग जगह से ये लोग होने चाहिए ताकि उस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं हम किस तरीके से, ठीक है। और कंट्रीज़ को इंक्लूड करना चाहिए एज अ परमानेंट मेम्बर, ये सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर में। अब इंडिया क्लेम करती है परमानेंट मेम्बरशिप का यूएन में, ठीक है। अब वो क्या क्या रीज़न, सबसे पहला जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जो भी वसुदेवा कुटुंबकम, क्या मैं हमेशा इस चीज़ को प्रोवाइड नहीं कर पाती, क्यों हूँ मैं इंडियन, ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। ये जो होती है कि वर्ल्ड एक फैमिली है, उस चीज़ के बेसिस पे, उस चीज़ को फिलोसॉफी को मानती है। दूसरा प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, ठीक है, डेमोक्रेटिक भी है और बाकी सारे पावर्स उनके बटे हुए प्रॉपर सबके पास, ठीक है। स्टेट के कोर्स से पावर को लेकर रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियर पावर को लेकर। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर तो वैसे ही किसी के ऊपर फेंक देती है, जब तक उसके ऊपर अटैक नहीं होता तब तक वो अपने न्यूक्लियर पावर का यूज़ नहीं करती है, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में यूज़ करती है। दूसरा इसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लास्ट 1/5 जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है, और इसको ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाने के लिए यूएन को, इंडिया को हम एक ग्लोबल डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह मतलब उनको हटा नहीं सकते ग्लोबल जो भी डिसीजन मेकिंग से, ठीक है, बिकॉज दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, वी आर इंडियंस। तो इसके साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आई नो थोड़ा सा डिविजन ज़्यादा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दिस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई कन्फ्यूजन होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ओके, बाय बाय।